संस्थानों का। चाहिए तो ये था कि जयराम ठाकुर जी ने जाते जाते 900 संस्थान खोल दिए, 900 इंस्टीट्यूशन उन्होंने खोले, और सिर्फ सत्ता बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए उन्होंने 900 संस्थान खोले, लेकिन सरकार नहीं बची। उनको तो सदन में आके जो है सॉरी फील करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि भाई मैंने गलत किया, मैंने बिना प्रावधानों के, बिना वित्तीय प्रावधानों के मैंने संस्थान खोल दिए, मैंने जुआ खेला था कि मैं सरकार बचा सकूं, सरकार नहीं बची। और अब जब सरकार बदल गई है तो उनको मन से, वचन से, कर्म से, सोच से ये मान लेना चाहिए सरकार बदल चुकी है। अब डिक्टेट्स नहीं चलेंगे। ये जो कल वो बार बार कह रहे थे कि जो हम कह रहे हैं लागू करो, ऐसा नहीं है। आपको जनता ने विपक्ष में भेज दिया है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि हम आपको कह रहे हैं इसको लागू करो, तो गले में अंगूठा देके जो जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। सरकार विवेक से काम करेगी, सरकार अपनी सोच से काम करेगी। लोगों ने मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम, अपनी गारंटीज सब पे अमल करेगी। हाँ ठीक है, विपक्ष अपना सुझाव दे सकता है, लेकिन इस मसले में तो खुद जयराम कटघरे में हैं कि उन्होंने जाते जाते ये काम किया। और आपने देखा मौके पे कहीं भी नहीं गए शिलान्यास उद्घाटन करने, एक ही जगह पे 50-50 पार्टिकाएं लगा दी, मौके तक में नहीं जा सके। हेलीकॉप्टर से उतरे, पार्टिकाएं 50 से एक जगह लगी हुई हैं, उनका पर्दा उठाया, ना उनके लिए वित्तीय प्रावधान है, ना उनके लिए स्टाफ है। कितने कॉलेज है जिनके लिए बजट का शून्य प्रावधान है, कितने कॉलेज है जिनके लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में कौन सा कॉलेज खुलता है। तो इसलिए कल इस बात पे लगभग जो बीजेपी ने दांव खेला था उल्टा पड़ गया, इसलिए आज फिर आ गए। आज आके ना, क्योंकि आज कोई तरीका ही नहीं मिला, उनको लगा कि 67 में कल हमने दिया था तो इन्होंने चर्चा करवा दी, आज उन्होंने कहा देना ही कुछ नहीं है, ऐसे ही खड़े हो जाना है। तो ये स्थिति भाजपा की बन गई है। तो उनसे हमारा ये आग्रह है कि ये सफर बहुत लंबा है, 5 साल का सफर कटे नहीं कटता, हमने काटा है, हमें मालूम है 5 साल कितने लंबे होते हैं, इसलिए शांति रखे, धैर्य रखे। सर एक बात और कही मुख्यमंत्री ने कि लीन पीरियड में जो है वो बिजली दूसरे राज्यों से खरीदनी पड़ती है, ऐसे में 200 मेगावाट जो है वो सोलर एनर्जी के जरिए जो उस कमी को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने ये विधानसभा में अनाउंस किया है, और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही काम होंगे। जैसे पानी विभाग ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए कानून आज बनाने में सफलता हासिल की है, वैसे ही बाकी काम भी चलेंगे। तो आप उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सुन रहे थे। इसी के साथ बड़ी खबर, विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की, सत्ता पक्ष की ओर से भी जमकर नारेबाजी आज देखने को मिली। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव लाया गया, डिप्टी सीएम ने जिसका समर्थन किया और साथ ही ये कहा कि ये नौटंकी 5 साल चलेगी। वहीं बीते कल सदन में जयराम ठाकुर ने बोला कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान का जवाब इसको लेकर आया। आज का दिन काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रस्ताव का समर्थन किया। जगन सिंह नेगी ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं सदन में प्रश्नकाल के दौरान हुई चर्चा। ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन ने उठाया सड़कों का मुद्दा। लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिया इसको लेकर जवाब। सड़क निर्माण में गुणवत्ता का रखा जाएगा ख्याल। सड़क निर्माण का मुद्दा भी सदन में गूंजा, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जवाब दिया। वहीं सीएम सुक्खू ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की, जिसमें खुलासा हुआ कि साल 2022-23 में प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि हुई है। जीडीपी 1,34,576 करोड़ की रही है और अनुमानित प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 2.22 लाख रहने का अनुमान है। हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक
इस रिपोर्ट में देखी गई है। और हमारे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन, क्या कुछ इसमें अहम रहा, किस तरीके से गतिरोध देखने को मिला, और अभी क्योंकि भोजन अवकाश के लिए स्थगित कर दिया गया है सदन को, इसके बाद क्या कुछ अहम रहने वाला है सेकेंड राउंड की बैठक में? देखिए जैस्मिन, सुबह से हमने देखा कैसे जो है सदन के बाहर ही जो है हंगामा बरपा, किस तरह से विपक्षी सदस्य हाथ में एक चेन लेकर आए थे, उसमें ताले बांधे हुए थे। तालाबंदी की सरकार, ये जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये तालाबंदी की सरकार है। उस वक्त यहाँ पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी करते हुए। यहाँ जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ ये दिखाना चाहेंगे जहाँ पर लाल बत्ती जल रही, ये मुख्यमंत्री का दफ्तर है यहाँ पर विधानसभा के भीतर, और यहाँ पर इसके बाहर यहाँ पर विपक्षी सदस्यों ने यहाँ पर धरना दिया। तो यहाँ पर इसके बाद नारेबाजी करते हुए वो सदन के बाहर पहुंचे, और सदन के भीतर क्या कुछ हुआ, प्रश्नकाल के लिए प्रश्नकाल शुरू भी नहीं हुआ था, और विपक्षी सदस्य हाथों में पोस्टर लेकर वहां पर प्रदर्शन करते रहे। खूब नारेबाजी हुई और इस हंगामे के बीच प्रश्नकाल भी चलता रहा। काफी देर तक जो है नारेबाजी करने के बाद जब स्पीकर ने ये कहा कि ये कुछ भी जो है रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, तो इसके बाद थोड़ी देर हंगामा जब और बढ़ा तो स्पीकर ने विपक्ष को बोलने के लिए मौका दिया। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही और साथ में ये कहा कि इस मुद्दे पर जो है सही जवाब राज्य सरकार की तरफ से दिया नहीं जा रहा, और राज्य सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से जो डी नोटिफाई किए गए हैं संस्थान, वो नोटिफाई किए जाएं, और उसके बाद समीक्षा राज्य सरकार करे, और उसके बाद ये देखे कि कौन कौन से संस्थान जरूरी है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का व्यवहार था, उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी तल्खी देखी गई, निंदा प्रस्ताव लाया गया और निंदा प्रस्ताव पारित भी हुआ। और उसके बाद जब प्रश्नकाल खत्म हुआ, निंदा प्रस्ताव होने के बाद जो है प्रश्नकाल शुरू हुआ। एक दो सवाल लिए गए। प्रश्नकाल खत्म होने के बाद जो विपक्षी सदस्य थे वो सदन में लौटे हैं। अब जो वाटर सेस को लेकर जो अध्यादेश लाया गया था वो पारित हुआ, उसकी चर्चा में विपक्ष शामिल हुआ है। कुछ प्रतिवेदन थे जो विपक्ष की तरफ से भी दिए जाने थे विभिन्न समितियों के, वो भी यहाँ पर रखे गए हैं भोजनावकाश के लिए। अब जो है आज की कार्रवाई स्थगित हुई है भोजनावकाश तक के लिए। उसके बाद अब जैसे कि आज जो है गैर सरकारी दिवस है, तो 4 संकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे। चारों सदस्य अपने संकल्प यहाँ पर रखेंगे और उन संकल्पों में जो सिफारिश की जाएगी उसमें बहुत सारे सदस्य हिस्सा लेंगे। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, तो भोजन अवकाश के बाद भी काफी कुछ सदन की कार्यवाही में अहम है, आप नजर बना के रखिए। आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए रणबीर बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल विधानसभा में आज बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भिड़ते भिड़ते बचे। कुछ पल के लिए माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। विपक्ष के विधायक सदन में सीएम के कमरे के बाहर चेन और ताला लेकर नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर उनके विरोध में कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करने लगे और दोनों तरफ के विधायक आमने सामने आ गए। डी नोटिफिकेशन पर विधानसभा में बड़ा बवाल। भिड़ते भिड़ते बचे कांग्रेस और बीजेपी के विधायक। सदन में हंगामे के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट। ये गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के ठीक पहले का नजारा है। डी नोटिफिकेशन के विरोध में बीजेपी विधायक चेन और ताले के साथ नारेबाजी करते हुए विधानसभा में सीएम कक्ष के बाहर पहुंचे और वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। मगर सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये विरोध कांग्रेस के विधायकों को रास नहीं आया, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायक बीजेपी विधायकों के सामने आकर उनके खिलाफ जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। विधानसभा में अनोखा नजारा, एक तरफ कांग्रेस के विधायक और दूसरी तरफ भाजपा के विधायक, और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से नारेबाजी हो रही है। शायद ही आज से पहले
ऐसा नजारा यहाँ पर देखने को मिला होगा। विधानसभा में पहली बार दोनों पक्षों के विधायक आमने सामने हो गए हैं। एक तरफ भाजपा के विधायक, एक तरफ कांग्रेस के विधायक, और दोनों तरफ के विधायक इकट्ठे हो गए हैं। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ ये जो नारेबाजी है ये शुरू हो रही है। पहले भाजपा के लगातार हंगामे का दौर जारी यहाँ पर है और दोनों पक्ष के विधायक यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। दोनों तरफ से हो रही नारेबाजी से माहौल तनावपूर्ण हो गया, मगर ये तो अच्छा हुआ कि सीएम सुक्खू बाहर निकले और उन्होंने कांग्रेस विधायकों को समझाते मनाते हुए शांत कराया और फिर सबको साथ लेकर सदन के अंदर चले गए। कांग्रेस के विधायकों की ओर से नारेबाजी करने का कोई मतलब नहीं बनता। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष का यह हक है, अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। अगर वो चाहेंगे कि गुंडागर्दी करके हमको धमकी दे करके हमारे इस प्रदर्शन को रोकना चाहेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता है। सदन के अंदर भी विपक्ष के विधायक नारेबाजी करने लगे। वो हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर लिखा था लॉक प्रिय यानी ताला प्रिय सरकार। सदन के अंदर भी कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी विधायकों को इसी अंदाज में नारेबाजी करते हुए जवाब दिया, जिस पर बीजेपी विधायक वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर निकल आए। एक नया रास्ता निकाला था और उस तरह से हम बात करना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुने, लेकिन जिस तरह से गुंडागर्दी की और उस गुंडागर्दी के कारण हम मुख्यमंत्री से वहां पर नहीं मिल पाए। और मैंने हाउस के अंदर भी प्रश्नकाल जैसे आरंभ हुआ तो उस वक्त भी अभी मैंने अपनी बात हाउस के अंदर कही है कि अगर यही परिस्थिति रहेगी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, यहाँ गुंडागर्दी लोग बर्दाश्त नहीं करते। बीजेपी ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में बीजेपी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें विपक्ष के आचरण को सदन की गरिमा के खिलाफ बताया गया। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, शिमला। चलिए आगे बढ़ेंगे और जसूर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि आधारहीन मुद्दों को लेकर विपक्ष का नियम 68 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तमाम रूपरेखा 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति के तहत दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाई जा रही है, जिसका प्रमाण ये है कि संसद के दोनों सदनों में इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष ने किसी आधारहीन मुद्दे को लेकर वॉकआउट किया है और उसका निशाना कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बनाया जा रहा है। उसी तर्ज पर हिमाचल विधानसभा में विपक्ष काम कर रहा है। विधानसभा में विपक्ष द्वारा जो मुद्दा विहीन बातें करके काम रोको प्रस्ताव जो लेके आए हैं नियम 67 के अंतर्गत, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जब आपने सत्ता सुख भोगा था तो उसमें आपके जितने भी सहयोगी थे वो भी कांग्रेस पार्टी के प्रति काफी ऐसे नाराजगी जाहिर करते थे, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का जो भी लोग थे या जो भी विधायक थे वो शिष्टाचार के दायरे में रहकर विरोध करते थे। आगे बढ़ेंगे और खबर सोलन से आपको देंगे, जहां एक बार फिर कोरोना सक्रिय होता दिखाई दे रहा है और कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सोलन में अभी तक कोरोना के 37 मामले सामने आ चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि अभी तक कोविड पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जिले में अभी कोविड के 37 सक्रिय मामले हैं, इसीलिए लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। अभी हमारे पास 37 केसेस टोटल हो चुके हुए हैं, तो ये थोड़े थोड़े केस बढ़ रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले कहा है कि बीमारी खत्म नहीं हुई है, पर अभी है कि डरने की भी बात नहीं है, पर हल्के में लेने की बात नहीं है।
हमीरपुर में सालों से सड़क सुविधा से महरूम रह रहे लोगों ने अपने पैसे से 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाकर मिसाल पेश की है। लंबलू कस्बे में ग्राम पंचायत के लोगों ने जन सहयोग से 25,000 रुपए खर्च करके ये सड़क का निर्माण करवाया है, जिससे 3 गांव लाभान्वित होंगे। ग्राम पंचायत प्रधान करतार सिंह ने बताया कि कई सालों से इस सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी, जिस पर 3 ग्रामीणों ने शुरुआत की और लंबलू, गुमारविन और गुम्मर के निवासियों के लिए इस सड़क का निर्माण कराया गया। कोई नहीं आई, लेकर थोड़ी थोड़ी आ जाती है, कई बीच में आ जाती है कि बड़े अच्छा हुआ, कई बोल रहे हैं नहीं हमारी जमीन फलाना ढिमका, लेकिन गवर्नमेंट लैंड ये सारी लगवा दो। और हम इसका जो अक्स है उसको देखा तभी निकाला, वैसे तो कुछ नहीं हुआ। और खर्चा लगभग इसके ऊपर 25-26 हज़ार खर्चा जो है मशीन का वो हमने सब गाँव 5-4 गाँव को बहुत फायदा होगा। और इस सड़क के बनने ब्लॉक जो है टाउनी देवी जिसको सीधा लिंक बन जाएगा इससे। जिला सोलन के 5 ब्लॉक के तहत आने वाले हॉस्पिटल को मॉडर्न हॉस्पिटल बनाने के लिए चयनित किया गया है। इन हॉस्पिटलों के चयन के बाद अब यहां बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा, जिससे मरीजों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने कहा कि सोलन के सभी ब्लॉक के एक हॉस्पिटल को मॉडर्न हॉस्पिटल बनाने का कार्य जल्द शुरू होगा। इसमें हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा। इन हॉस्पिटल्स में आधुनिक लैब, स्पेशलिटी डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का समाधान सरकार के साथ किया जाएगा। देहरा में परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक की बैठक में प्रांत अध्यक्ष उमेश शर्मा ने कहा कि परिचालकों की वेतन विसंगतियां, चालकों की कमी, पूर्व सरकार द्वारा लंबित रात्रि भत्ता, ओवर टाइम, अन्य कर्मचारियों के भत्ते और चिकित्सा भत्ता समेत पुरानी मांगों के लिए मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से अपील की जाएगी। इस अवसर पर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश ओबीसी प्रवक्ता सुनील कश्यप विशेष रूप से शामिल हुए। वहीं ऊना मुख्यालय के साथ नेशनल हाईवे से सटे विभिन्न कस्बों और मुख्य चौराहों के सौंदर्यीकरण का काम तेज हो गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में पिछले माह विभिन्न विभागों की बैठक के दौरान इस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया। इसके तहत ऊना होशियारपुर नेशनल हाईवे पर घालूवाल चौक पर सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक टैंक को स्थापित किया जा रहा है, जिससे एक तरफ पर्यटन बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को भारतीय सेना में सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। वहीं मनाली के मशहूर पर्यटन स्थल गुलाबा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। करीब 3 महीने बाद पर्यटक अब गुलाबा का दीदार कर सकेंगे। पर्यटकों को गुलाबा बैरियर तक आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन बैरियर पार करने की अभी अनुमति नहीं होगी। रोहतांग दर्रे के दीदार के लिए अभी पर्यटकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। एसडी मनाली रमन शर्मा ने कहा कि बीते दिनों उन लोगों ने गुलाबा पर्यटन स्थल का निरीक्षण किया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।